ऑप्शनल चेनिंग में किसी को कोई डाउट? क्लियर थी ऑप्शनल चेनिंग? क्वेश्चन मार्क से पहले एग्जीक्यूशन फ्लो रुक जाता है। आयुष, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अब क्या सीखते हैं? प्रॉमिस सीखते हैं। जो हमने स्टार्ट में प्रॉमिस स्टार्ट करा था ना एक टाइम पर, प्रॉमिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बात बताओ, प्रॉमिस में लास्ट क्लास में बताया था क्या? कोई याद है प्रॉमिस मैंने क्या बताया था? डेफिनेशन नहीं, वर्किंग बताओ। वर्किंग बताओ, वर्किंग बताया करो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। वर्किंग पता चल जाएगी तो डेफिनेशन अपना बन जाती है। बताओ। प्रॉमिस क्या था? आयुष तुम ही बताओ। नहीं वैसे कार्तिक तुम बताओ यार, तुमने प्रॉमिस बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ थोड़ा तेज बोलो ताकि पीछे वाले भी सुन ले। हाँ हाँ। और नहीं वो छोड़ो अभी। देखो प्रॉमिस, अच्छा अब इधर देख लो, प्रॉमिस की कहानी सुनो। प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है? आपकी असिंक्रोनस ऑपरेशन को अचीव करने के लिए होता है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? प्रॉमिस क्या होता है कि किसी को मैंने प्रॉमिस करा कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, कल मिलने आऊंगा तो मूवी देखने जाएंगे। प्रॉमिस कब तक डिपेंड है? कल तक डिपेंड है, पता नहीं वो कल मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। एक तो पहले प्रॉमिस क्या है? कल तक डिपेंड है, मेरा वादा पूरा होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर डिपेंड तो है ना कि प्रॉमिस फुलफिल हो भी सकता है, कल मैं आ भी सकता हूँ और कल मैं नहीं भी आ सकता, नहीं मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट भी हो सकता है। और जब तक कल नहीं आता ये बात तो पता नहीं चल पाएगी ना मैं आया नहीं आया, तब तक क्या प्रॉमिस पेंडिंग में है। जब तक प्रॉमिस आपका पेंडिंग में है इसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिस की पेंडिंग स्टेज। जब मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है वो क्या होता है? प्रॉमिस की फुलफिल स्टेज, या फिर रिजॉल्व भी बोल सकते हैं। और जब मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं रिजेक्शन स्टेट। प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल काम करूं, कोडिंग की भाषा में बोलूं, आपकी एक एप्लीकेशन डेटाबेस से जुड़ रही है। आप नोड पढ़ोगे आगे जाके, लोग पाइथन पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, ठीक है? वो क्या आप उन्हें अपने डेटाबेस से जोड़ रहे होगे? अब या तो आपका बैकएंड, सॉरी आपका सर्वर डेटाबेस से जुड़ेगा या नहीं जुड़ पाएगा। कुछ बहुत से इशू आ सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है कि एक एप्लीकेशन जब दूसरी एप्लीकेशन के पास जा रही है तो ड्राइवर्स की भी नीड पड़ती है, मल्टीपल ड्राइवर्स की नीड पड़ती है। तो इसकी क्या होता है आपका क्या है, या तो डेटा आपको आएगा या नहीं आएगा। अब आपने क्या सपोज करो कनेक्शन भी कर लिया, चलो ठीक है, पहले तो दिक्कत क्या पड़ी, कनेक्शन भी होगा या नहीं होगा। इमेजिन करो कनेक्शन भी हो गया, अब आपने डेटाबेस से डेटा को फेच करा, अब डेटा से डेटा आएगा या नहीं आएगा, ये भी तो वो डिपेंड है। जब मुझे क्या पता है डेटाबेस में वो डेटा है भी या नहीं है, या वो डेटाबेस से जो सर्च करके ला रहा होगा। एक तो क्या होगा, प्रॉमिस आपके किस पे चलता है जिससे मुझे पता नहीं हो कि कितना टाइम लगेगा। सपोज करो आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो डेटाबेस से फेच करने में टाइम लगेगा। जो डेटाबेस से फेच करने में टाइम लगेगा तो उसका हमें खुद ही नहीं पता। आप उस कोड के लिए अगर अपने उसको सिंक्रोनस कोड में लिख लिया तो जितने डेटाबेस से फेच होने के लिए टाइम लग रहा है 20 सेकंड 30 सेकंड, तो आप वहीं स्टक रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते आप। जब मुझे ऐसे कोड हो ना कि मुझे पता नहीं होता कि मेरे इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं ऐसे कोड्स को असिंक्रोनस के अंदर डाल देते हैं। अगर हम इसे सिंक्रोनस कोड के अंदर डाल देंगे तो दिक्कत क्या आएगी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जब तक डेटाबेस से डेटा फेच होकर नहीं आएगा आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हेलो हेलो, नहीं आ रही? एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट। काजल मेरी, प्रिया मेरी आवाज तो आ रही है स्टूडेंट्स को। आप एक बार लीव करके दोबारा से रिज्वाइन करो, ठीक है? सुनो, अब अगर मेरा डेटाबेस से डेटा फेच होके या तो आएगा या नहीं आएगा, ऐसे सीन्स को हैंडल करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? असिंक्रोनस कोड। मींस क्या है, आप अपना कोड आगे बढ़ जाओ
और जो डेटा फेच करने का कोड है वो पीछे बैकग्राउंड में रन होता जाए। जब डेटाबेस से डेटाबेस फेच हो जाएगा तो वो आके आपको डेटा मिल जाएगा। पर वेट मत करो कि आपका कोड वहां पे तब तक स्टक रह ले। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, अगर आपकी लाइन नंबर 3 पे अगर आप हो और उसका आउटपुट जब तक जनरेट नहीं हुआ तो आप लाइन नंबर 4 पे जा नहीं सकते। लाइन नंबर 4 का जब तक आउटपुट जनरेट नहीं होगा तब तक आप लाइन नंबर 5 पे जा नहीं सकते। असिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, लाइन नंबर 3 पर कुछ ऐसा कोड है जो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। मैं चाहता हूं मैं लाइन नंबर 3 की वेट ना करूं आउटपुट आने का, मैं लाइन नंबर 4 पे मूव कर जाऊं और लाइन नंबर 3 पे जो काम हो रहा है वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाए और अपना काम होता रहे। जब उसका रिजल्ट हो वो आगे आके मेरे से मिल जाए, मुझे वो डेटा रिटर्न कर दे। ऐसे चीजों के लिए हमें क्या कहते हैं, असिंक्रोनस कोड। जब मुझे अपने आउटपुट की वेट नहीं करनी पड़ती, मैं आगे मूव ऑन हो जाता हूं। कोई दिक्कत? ऐसे कोड आपके कहते हैं असिंक्रोनस कोड। असिंक्रोनस कोड 3 तरीकों से लिखे जाते हैं, कॉल बैक, प्रॉमिस और असिंक अवेट से। ये 3 तरीके अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अचीव कर पाते हो। कॉल बैक में दिक्कत क्या होती थी, कॉल बैक कभी भी एक अच्छा ब्यूटीफुल कोड नहीं होता। कॉल बैक में दिक्कत क्या होती है, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, जिसके थ्रू क्या बन जाता है, एक बन जाता है कॉल बैक हेल बन जाता है, जिसे पिरामिड ऑफ डोम भी बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या चीज आई, आपकी प्रॉमिस आया। ठीक है, प्रॉमिस क्या है, पर उसके अंदर आप पूरा का पूरा, मैं बोलूं कॉल बैक को रिमूव कर गए, रिमूव तब भी नहीं कर पाए, 2-3 कॉल बैक तब भी उसके अंदर रह जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे पूरे कॉल बैक चाहिए ही नहीं अपने कोड में, तो मैं क्या यूज करता हूं, असिंक अवेट। असिंक अवेट के अंदर जो चीज प्रोमिसेबल आइटम होती है उसका क्या अवेट लगाते हैं और काम हो जाता है। ये तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। थ्योरी पार्ट मुझे नहीं लगता हमारी लाइन में तब तक समझ आती है जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करते। मेरा तो ये बिलीव है कि तब तक आप क्या करते हो, सब रट रहे हो। देखो हिस्ट्री की थ्योरियां पढ़ी जा सकती हैं कि इस सन में लड़ाई हुई थी, ये राजा जीता था, वो पर जो हमारी कोडिंग का पार्ट है, जब तक किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी बना सकते हो, थ्योरी से आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना, वो याद रहती है चीज। जितनी मैंने लाइनें बोली ना, अर्सिंग अवेट लगाते आगे प्रोमिसेबल आइटम, आपको कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ रही बात ये, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। प्रैक्टिकल करते ही थ्योरी समझ आ जाती है। ठीक है, पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रोमिस भी कैसे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई बनी बनाई चीजें हैं जो क्या करते हैं, प्रोमिस रिटर्न करती हैं सीधा कि वो फुलफिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अल्टीमेटली पर आपको क्या है, अपने प्रोमिस खुद बनाने आने चाहिए। वो अपने प्रॉमिस, अभी हम क्या सीखेंगे, हम खुद प्रॉमिस बनाएंगे, हम खुद उसे अपने मर्जी से रिजॉल्व और रिजेक्ट करवाएंगे और अपनी उसे खुद मर्जी से उसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मीन्स क्या है, मैं खुद ही प्रॉमिस दूंगा कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा और मूवी देखने जाएंगे। मैं कल पहुंच गया और मैंने उसे हैंडल कैसे करा, मैं मूवी देखने पहुंच गया। अगर देखो प्रॉमिस को भी हैंडल किया, प्रॉमिस देना और प्रॉमिस को हैंडल करना फर्क होता है। मीन्स मैंने प्रॉमिस दिया आयुष को कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, आयुष को नहीं, कार्तिक को। ठीक है, मैंने कार्तिक को प्रॉमिस करा कि मैं मिलने आऊंगा। ठीक है, मैं मिलने आऊंगा तो मूवी देखने जाऊंगा। ठीक है, अब क्या मैं कल आ गया, मीन मेरा प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो गया, बट अभी भी हैंडल नहीं हुआ, मैं मूवी देखने नहीं गया। मीन्स फुल तरीका कैसा होता है, प्रॉमिस को फुलफिल भी किया जाए और हैंडल भी किया जाए। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो आपको इतना बताते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसको हैंडल तो आपको तब भी करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम जो केस करने वाले हैं, हम प्रॉमिस भी बनाने वाले हैं, प्रॉमिस को रिजॉल्व और रिजेक्ट भी करने वाले हैं और प्रॉमिस को हैंडल भी करने वाले हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब कोड को समझते हैं। मैं एक फाइल ही बना लेता हूं, प्रॉमिस। ये प्रॉमिस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। एक तो जावास्क्रिप्ट जितनी चल रही है ना, सब चली मुश्किल रही है, ये मान के चलना। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट बड़ी टाइम था जो इजी निकल गई, अब जितनी जावास्क्रिप्ट है सब थोड़ी सी टफ होगी। ये प्रॉमिस कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसके बेस पे ही आगे चल के फ्यूचर में एपीआई हिट होगी। कोई भी एपीआई हिट अगर होगी तो प्रॉमिस के थ्रू ही होगी। कोई भी एपीआई बिना प्रॉमिस के हिट होती ही नहीं है, क्योंकि जब एपीआई हिट होती है या तो डेटा आता है या डेटा नहीं आता। और जो एपीआई हिट होती है वो हम क्या करते हैं, एक दूसरे सर्वर पर जाते हैं और दूसरे सर्वर पर अगर जाएंगे तो थोड़ा कुछ टाइम लगेगा। तो जो टाइम को, अगर जो टाइम टेकन प्रोसेस हो रहा है उस चीज को हैंडल कैसे किया जाता है, प्रॉमिस के साथ। तो जिसको प्रॉमिस समझ आएगा वही इन फ्यूचर में एपीआई को हिट कर पाएगा, जिसको प्रॉमिस समझ नहीं आया वो एपीआई हिट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़े? ठीक है, इधर देखो।
मैंने लिखा ठीक है, मैंने ये क्लास होती है, प्रॉमिस नाम का क्लास है। प्रॉमिस अगर मुझे बनाना है तो मुझे एक क्लास लेनी पड़ती है प्रॉमिस। न्यू मैंने इसलिए लगाया, जब तक मैं क्लास के आगे न्यू कीवर्ड नहीं लगाऊंगा तो उसको मेमोरी नहीं मिलती मेरे फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर इस प्रॉमिस क्लास को मुझे मेमोरी देनी है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, आगे न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो मेरे इस प्रॉमिस क्लास को मेमोरी मिलती है। ये बनी जरूर हुई है पर इसकी क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है। ये कैसे होगा, इसे न्यू क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसे इसको मेमोरी तब मिलती है। ये है, इसका बना सब कुछ हुआ है पर ये अभी आई नहीं है दुनिया में। दुनिया में कैसे आएगा कोई चीज, जब इसका आगे न्यू कीवर्ड लगेगा। दुनिया में आने का मतलब इस कोडिंग वर्ल्ड में कैसे कोई आएगा, तब ये कब ऐसे आएगा, जब इसका आगे न्यू लगेगा। ठीक है, ये अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है कार्तिक, एग्जैक्टली ये अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक ये अपने अंदर क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन हमने पता है कि हर चीज कॉल बैक फंक्शन क्या होती है। ये अपने अंदर दो पैरामीटर्स लेता है, रिजॉल्व कि मेरा प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या फिर इनकी जो ऑर्डर है वो फिक्स है। पहला रिजॉल्व के लिए है, दूसरा रिजेक्ट के लिए है। अगर आपने रिजेक्ट को पहले कर दिया और रिजॉल्व को बाद में कर दिया तो रिजेक्ट किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, रिजॉल्व की तरह, और रिजॉल्व की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा रिजेक्ट की तरह। जो प्लेसिंग नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसे आर दे दो, इसे एक्स दे दो, कुछ भी दे दो, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो। मैटर क्या इंपॉर्टेंट क्या है, पहली स्पेस हमेशा रिजॉल्व को है और दूसरी जगह हमेशा रिजेक्ट को है। ये ऑर्डर फिक्स है, ये मेरा बनाया ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर फिक्स है। पहला आपका रिजॉल्व, दूसरा आपका रिजेक्ट। मैंने लगाया ऊपर एक, मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने क्या एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने क्या लगाया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या था, कंडीशन। मैंने क्या लगाया, एक वेरिएबल लिया कंडीशन, उसकी मैंने ट्रू दे दी। कोई दिक्कत यहां तक। मैं प्रॉमिस को ना किस बेस पे रिजेक्ट और रिजॉल्व करूंगा कि अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू है तो प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हो जाए, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए। मैं इस जगह पे क्या लॉजिक मैंने लिखा, इफ कंडीशन मेरा ट्रू है तो क्या कॉल हो जाए आपका, ये रिजॉल्व अपने में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, तो मेरा ये रिजॉल्व बन जाए। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या कॉल हो जाए, इसमें समझ में कोई दिक्कत, इसके फ्लो में कोई दिक्कत कुछ, साहिल अभी नोट डाउन मत करो, पहले समझो। प्रॉमिस बड़ी मुश्किल चीज है, पहले समझ लो, टाइम दूंगा नोट डाउन करने का, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लो पहले तसल्ली से। मैंने लिखा एक न्यू प्रॉमिस देना पड़ता है। प्रॉमिस अपने अंदर क्या लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। कॉलबैक फंक्शन क्या करता है, अपने दो पैरामीटर्स लेता है, वन इज रिजॉल्व, अदर इज रिजेक्ट। मैंने अब अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व और रिजेक्ट किसी कंडीशन के बेस पे करवाऊंगा। मैंने बोला अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या मेरा रिजॉल्व कॉल हो जाए, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या कॉल हो जाए, रिजेक्ट। अभी मेरी क्या कंडीशन ट्रू है, तो मीन्स कंडीशन के अंदर ट्रू है तो मेरा क्या प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, मीन्स मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाए। ये जो सारा मैंने चीज बनाई, इतनी बड़ी मैंने चीज बनाई, ये मैंने किसके अंदर डाल दी, एक वेरिएबल के अंदर डाल दी, लेट P1। हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट जब चलती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऐसी चलती है। तो मेरी इसमें कैसे चलेगी, पहले राइट साइड चली होगी, जितना राइट साइड चली वो इसके अंदर P1 के अंदर स्टोर हो गया आकर। अब अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है
तो P1 के अंदर आ गया होगा रिजॉल्व होके। एक बार आउट लॉग करके देख लें क्या मिलता है। आप देख रहे हो प्रॉमिस आपका फुलफिल्ड हो गया है, कोई दिक्कत? पर क्या है आगे अनडिफाइंड क्यों आया है? मींस क्या है, आप लोगों का प्रॉमिस फुलफिल तो हो गया, बट आगे की कोई चीज नहीं थी कि प्रॉमिस अपने साथ लेके क्या आया। मैंने कहा मैंने प्रॉमिस तो दे दिया था, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, कल मिलने आऊंगा, मूवी देखने जाएंगे नहीं जाएंगे, पार्क जाएंगे, घूमने जाएंगे, जहां मर्जी जाएंगे, ये तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी। तो क्या मैंने बोला अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो एक स्टेटमेंट होगी, प्रॉमिस रिजॉल्व। नहीं तो क्या अगर रिजेक्ट होगा तो क्या आएगा? अब देख रहे प्रॉमिस रिजॉल्व अंदर लिखा आ गया, जो चीज अनडिफाइन आ रही थी। मींस कहने का मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ कंटेंट लिखा प्रॉमिस रिजॉल्व, वो अब कहाँ लिखा आ गया, जो पहले अनडिफाइन आ रहा था ना। मींस वही बात होगी, मेरी चीज फुलफिल हुई और जो कंटेंट आया वो ये आया। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझो, थोड़ा सा माइंड लगाओ। ये जो चीज मैंने बनाई कंडीशन, यहाँ पे पता है क्या कोड लिखा जाएगा इन फ्यूचर में? यहाँ पे कोड लिखा जाएगा कुछ डेटाबेस की कनेक्टिविटी का, जिसके बेस पे चीज होगी ट्रू या फॉल्स। अगर तो डेटाबेस से डेटा कनेक्शन हुआ और डेटा से डेटा आ गया डेटाबेस से, तो क्या है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो मेरा क्या है, ये रिजॉल्व चीज कॉल हो जाए, और अदरवाइज तो फॉल्स हो जाए, मींस रिजेक्ट हो जाए। तो यहां पे आप जो कोड लिखोगे ना इन फ्यूचर में, वो लिखोगे डेटाबेस का कोड लिख रहे होगे, या किसी डेटाबेस का कोड होगा, आप डेटाबेस से डेटा को फेच कर रहे होगे, मींस डेटा फेचिंग, जिसके बेस पे इन फ्यूचर में चेक होगा कि डेटाबेस अगर डेटा फेच कर रहे हो, डेटा आया या नहीं आया, अगर आ गया तो रिजॉल्व हो जाए, नहीं आया तो रिजेक्ट हो जाए। इस बेस पे चीज चल रही है। अभी तो मैंने क्या माना हुआ है कि कंडीशन मेरी ट्रू ही ट्रू है, मींस मेरा रिजॉल्व होना ही होना है। पर रियलिटी में क्या होता है, प्रोग्रामिंग डायनेमिक होती है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि डेटाबेस से डेटा आएगा ही आएगा। आप अगर नोट जोड़ रहे हो अपने मोंगोडीबी के साथ तो कनेक्शन होगा ही होगा। बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, कभी आपका क्या यूआरएल मैच नहीं करता, कनेक्शन स्ट्रिंग मैच नहीं करती, तो कभी आपका इंटरनेट इश्यू आ जाता है, बहुत से ऐसे इश्यू होते हैं, आपका नोड मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। जब नोड मोंगोडीबी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स में आप लिख यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, और जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो डेटाबेस इधर से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बहुत से इश्यूज होते हैं, ठीक है। पर अभी तो मैंने क्या माना, बिल्कुल स्टैटिक चीज मानी हुई है कि मेरा कंडीशन ट्रू है तो रिजॉल्व होना ही होना है, बिल्कुल। आप क्योंकि आपको डेटाबेस से कनेक्शन कोड आपको नहीं आता अभी, ठीक है, डेटाबेस से डेटा को फेच करने वाला कोड आपको नहीं आता अभी। तो इसलिए क्या है, अभी कंडीशन मैंने बिल्कुल स्टैटिक मान ली कि कंडीशन मेरी ट्रू होनी होनी है। कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व होगा ही होगा। इसको कोई करने में दिक्कत? ये भी क्या है, P1 एक वैल्यू है, इसको मैं एक तो P1 छोड़ देते हैं एक। ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ ना नाम। रिजॉल्व अभी भी आपका ये हो रहा होगा। इस कोड को अभी तक समझने में कोई दिक्कत? जिसको समझ में दिक्कत है अभी यही बोल दो, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो कोड पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं अगर दिक्कत है तो अभी बोल दो। आयुष क्लियर है? आपको भी क्लियर? प्रज्ञा क्लियर? सबसे पीछे आप दोनों क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ू? इस कोड को एक बार पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। कौन सी वाली लाइन बतानी है?
ये इफ जो मैंने कंडीशन, एक मैंने स्टैटिक कंडीशन मान लिया, कंडीशन मैंने देखो पर क्या वेरिएबल लिया, उसका ट्रू दिया मैंने वैल्यू। मैंने क्या बोला, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाए, एल्स पार्ट चलेगा आपका। इन फ्यूचर में आप इस कंडीशन की जगह पे कैसा कोड लिख रहे होगे, या तो नोड को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे होगे। अब इमेजिन करो नोड डेटाबेस से ऑलरेडी कनेक्ट है, अब यहाँ पे आप कैसा लिख रहे होगे, डेटाबेस तो कनेक्ट है, डेटाबेस से फेच करने का कोड लिख रहे होगे। पहले वाले कोड में क्या होगा कि अगर मेरा नोड डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो मींस आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, अगर मेरा नोड डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ तो मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। अब अगर दूसरा कोड होगा, डेटाबेस ऑलरेडी आपका कनेक्ट है, डेटाबेस को फेच कर रहे हो, तो अगर मेरा डेटा फेच होके डेटा आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा डेटाबेस से डेटा फेच नहीं हो पाया तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल मैंने इतना बनाया, एक न्यू बनाया, प्रॉमिस बनाया, प्रॉमिस अपने अंदर कॉलबैक फंक्शन लेता है, कॉलबैक फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। वो रिजॉल्व और रिजेक्ट किसी कंडीशन के बेस पे कॉल्स होते हैं। सिंपल सा इतना ही प्रॉमिस है, बस कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉमिस से क्लास होती है, अगर आपने क्लास से पहले न्यू कीवर्ड लगाना जरूरी है तभी वो उसको मेमोरी मिल पाती है। और ये आपका मैंने क्या लगाया, बीच में इक्वल टू साइन लगाया हुआ है। मुझे पता है मेरी जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। जब मेरी बस एक असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा होता है, जब मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो आपकी कंडीशन कैसे चलती है, राइट टू लेफ्ट। ये सारा चीज रिजॉल्व हुई, रिजेक्ट हुई, किसके अंदर, बेस में चली गई, प्रॉम के अंदर। और प्रॉम को मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रॉम को अंदर मैंने जब प्रिंट कराया तो आप देख रहे हो मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ जो फुलफिल हो गया है। और क्या कंटेंट दे रहा है, प्रॉमिस रिजॉल्व। ये प्रॉमिस रिजॉल्व वही कंटेंट है जो मुझे यहां पर मैंने मैसेज में दिया, प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, क्लियर है। चलो इस कोड को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, क्लास का फिर से प्रीव्यू, क्लास का क्या बता दूं, ऑप्शन चाहिए नहीं, नहीं रिकॉर्डिंग सेशन में था, देखा था रिकॉर्डिंग सेशन में। अच्छा आजम बोल रहे हो तुम, अच्छा सुमित, ठीक है बता दूंगा सुमित। क्यों पूछ लेते हैं प्रॉमिस में, कभी कभी एरर पूछ लेते हैं, इसमें एरर क्या है? वो एरर बड़े बेसिक होता है, जैसे तुम्हारे ई चैलेंज लिस्ट शुड हैव यूनिक की बेसिक बेसिक एरर पूछते हैं। हाँ ऐसे वाले में नहीं एरर पूछ लेते कि डेटा जो याद होता है, जो एक फिक्स है वो पूछा जाता है। ये एरर पूछने का काम 100 में से 1-2% ही पूछा जाता है, वैसे कोड का आउटपुट बताओ ये सब होता है, वैसे एरर पूछने का इतना होता नहीं है। ठीक है आगे बढ़ो, क्या नोट डाउन हो गया, या कर लो, नोट डाउन करो चलो। आपको तो आता ही होगा सागर। नहीं नहीं, ओशन तो अलग होता, अच्छा ओशन इंग्लिश में ही है। डीप कॉपी अब, फिर सारी नदियां तुम्हें आके वो सागर डिसाइड करेगा किसको किस में आगे मिलना नहीं मिलना। चलो ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या देखो यार, ये क्या है, प्रॉम एक वैल्यू है, सही बोल रहा हूं मैं। रियलिटी में क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन क्या रिटर्न करे। आगे जाके जो आप यूज करने वाले हो जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करोगे आप, क्या होंगे जावास्क्रिप्ट के, क्या होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे जो क्या प्रॉमिस रिटर्न कर रहे होंगे, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। अभी आपने कोई फंक्शन नहीं बनाया, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन नहीं है। पर जावास्क्रिप्ट में आप आगे चल के फ्यूचर में भी एक ऐसा फंक्शन यूज करोगे जिस फंक्शन का नाम होगा फेच। वो फेच क्या करेगा, वो फेच एक फंक्शन होगा, प्री डिफाइंड फंक्शन होगा,
बिहाइंड द सीन उस फैच की जो वर्किंग होगी ना वो ऐसी बनी होगी। अभी जो आपने प्रॉम्प्ट बनाया कोई फेक फंक्शन नहीं है। अगर मुझे यही कोड फंक्शन में कन्वर्ट करना है, कर दोगे फंक्शन में कन्वर्ट? इस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट कर दोगे? कर दोगे ना? फर्स्ट इस कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करो कि ये प्रॉम नाम का एक फंक्शन बन जाए और फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा हो, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो। नहीं पर आज समझ नहीं आ रहा ना कुछ। इसको फंक्शन बनाना है, फंक्शन में कन्वर्ट करना है। कोई नहीं, रहने दो तुम, रहने दो। मनीष तुम बनाओ, फंक्शन में कर लोगे कन्वर्ट? कर दिया? प्रज्ञा आपने कर दिया? प्रॉम ही रहने दो, फंक्शन बनाओ, फंक्शन प्रॉम ही कर दो। अभी क्या ये वैल्यू है, मैं इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। और फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। फंक्शन कॉन्सेप्ट तो हम सबने पढ़ाई होगा, कैसे रिटर्न करते हैं फंक्शन, कैसे कैसे आर्गुमेंट्स होते हैं, वैसे मैंने फंक्शन में तो बताया, इसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दो इस कोड को। चलो मैं ही करता हूँ, देखो इतना इतना सब ये पूरा कोड ही फंक्शन के अंदर चला जाएगा, पूरा कोड फंक्शन के अंदर चला जाएगा। फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, पर आगे रिटर्न कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। इधर देख लो, छोड़ो इधर देखो, जिससे हो गया अच्छी बात है, नहीं तो मैं देख करवाता हूँ। देखो क्या है ये वाला जो कोड है पूरा पूरा, ये देखो कोड क्या है, इधर देखो, ये कोड को मैंने पूरा कॉपी करा और मैं हटा रहा हूं। ठीक है, मैं अब लिखता हूं फंक्शन, फंक्शन प्रॉम्प्ट है, और ये पूरा पूरा कोड किसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन हटा देता हूं, ये वाली लाइन नहीं, कंडीशन इसके अंदर डाल देता हूं और यहां से हटा देता हूं। और ये अपने में क्या रिटर्न करेगा, हो गया, बन गया, फंक्शन बन गया। और जो तुम ट्रू और फॉल्स यहां से भेजे थे, अब यहां से भेज सकते हो। बस मैंने इसमें क्या करा, ये तो मैंने नॉर्मल कोड तो कर दिया, फंक्शन कन्वर्ट कर दिया, एक फंक्शन बनाया प्रॉम, ये ट्रू वैल्यू किसके अंदर गई, कंडीशन रिटर्न, ये अभी क्या रिटर्न करेगा आपका न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट। इफ के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया, अगर मैं रिजॉल्व होता है मुझे क्या मिलेगा, प्रॉमिस रिजॉल्व, अदरवाइज रिजेक्ट। और रिटर्न होकर किसका आएगा, इसके बाद इसका प्रॉमिस ही आएगा। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो अभी क्या मुझे प्रॉमिस ही मिल रहा है। अब पहले जो मैं वो था वेरिएबल था, मैंने इसे किस पे कन्वर्ट कर दिया है, एक फंक्शन में। और ये फंक्शन कैसा है, प्रॉम, जो मुझे प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है। ये चीज समझ पा रहे हो? इन फ्यूचर में ये जो प्रॉम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, आप क्या यूज कर रहे होगे, बस इसकी जगह पे कोई और नाम यूज कर रहे होगे, बिहाइंड द सीन वो भी क्या करोगे, और यहाँ पे आप क्या भेज रहे होगे, एक यूआरएल भेज रहे होगे। इस चीज को समझ लो पहले। हाँ जी, देखो इस चीज को समझो, थोड़ा सा भी समझो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉम नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे क्या भेजा मैंने, ट्रू। ट्रू ऊपर गया। इन फ्यूचर में आप क्या यूज कर रहे होगे, यहाँ पे कोई फंक्शन यूज कर रहे होगे, कोई फंक्शन का नाम होगा, जिस फंक्शन का नाम फॉर एग्जाम्पल होगा फेच।
और यहाँ पे क्या भेज रहे होगे, एक यूआरएल भेज रहे होगे। यूआरएल होगा, वो यूआरएल क्वेश्चन था, वो एपीआई होती है। ठीक है, जो एपीआई भेज रहे होगे वो ऊपर जा रही होगी, ऐसी होगा ना। ये आज आपको कोडिंग दिख रही है अपने प्रॉम की, पर जब फेच का यूज कर रहे होगे तब आपको ये कोडिंग नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इसकी कोडिंग क्या है, इनबिल्ट लिखी होगी पहले वाले फंक्शन की। आपने सपोज करो यहाँ पे लिखा फेच, आपके फंक्शन का नाम होगा फेच, और यहाँ पे क्या भेज रहे होगे, एक यूआरएल। वो यूआरएल कुछ नहीं होगा, वो यूआरएल क्या होगी, एपीआई होगी, जिसकी कोडिंग मैंने की होगी। अगर इस यूआरएल को हिट होए तो मुझे ये डेटा मिले। तो मैंने इसमें क्या करूंगा, जब ये फेच फंक्शन किया होगा कॉल, ऊपर फेच के अंदर इस कंडीशन के अंदर क्या आया होगा, वो यूआरएल आया होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजल्ट लिखा होगा। अगर मैंने लिखा होगा कि अगर मेरे इस यूआरएल से डेटा फेच होके आ गया है तो रिजॉल्व कॉल हो जाए, और अगर मेरे उस यूआरएल से डेटा फेच होकर नहीं आया तो रिजेक्ट कॉल हो जाए। ऐसे ही चला होगा बिहाइंड द सीन उसकी भी वर्किंग। आज आपने क्या भेजा है, आपने भेजा है ट्रू, तो ट्रू कैसे ऊपर जाएगा, कंडीशन आपकी जाएगी ट्रू, और मैंने इस पर रिटर्न क्या करा, इफ कंडीशन ट्रू है तो रिजॉल्व कॉल हो जाए, अदरवाइज रिजेक्ट हो। ठीक है, तो इसमें कैसे चलेगा, तो ये कैसे चलेगा, तो इसमें ट्रू ही रहेगा ना, बोलो यार, ट्रू ही तो रहेगा। तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो आने वाले फ्यूचर में आप कैसे यूज करोगे, फेच। ठीक है, तो फेच जो आप यूज कर रहे होगे, तो इसमें आप कैसे यूज करोगे, यहां भेजोगे एक यूआरएल, जो यूआरएल की कोडिंग हो रखी होगी। जो उस यूआरएल की कोडिंग क्या हो रखी होगी कि मेरे इस यूआरएल पे डेटा हिट होए, अगर मेरे यूआरएल पे हिट होए तो मुझे डेटा मिले। तो ये जो आप करोगे यहाँ पे एक भेजोगे फेच, फंक्शन का नाम होगा फेच, कंडीशन के अंदर आएगा यूआरएल, अंदर क्या होगा, वो यूआरएल चेक हो रहा होगा कि उस यूआरएल के ऊपर मुझे कोई डेटा मिल रहा है। अगर तो मुझे डेटा मिल रहा है तो रिजॉल्व कॉल हो जाए, और अगर डेटा नहीं मिल रहा तो रिजेक्ट कॉल हो जाए। ये जो बिहाइंड द सीन फेच फंक्शन चलेगा ना, उसकी वर्किंग आपको नहीं दिख रही होगी, पर बिहाइंड द सीन वो चल कुछ इस तरीके से ही रहा होगा। ठीक है, अब आपका ये जो चीज है ना, ये जो चीज होती है कि मेरा अगर रिजॉल्व हो जाए तो ये मुझे डेटा मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो ये डेटा मुझे मिल जाए। मींस अगर मेरा कल जाता हूं तो मैं मूवी देखने जाऊंगा, ये वो वाली लाइन है। अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, अगर मैं कल पहुंच गया कार्तिक के घर, तो मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो ये वो वाला कंटेंट होता है जो प्रॉमिस होने के बाद मिलता है। ठीक है, इसको फिर पीछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक फेच फंक्शन लगाया, यहाँ पे यूआरएल लिखा, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक करी कि अगर मुझे मेरा डेटा मुझे मिलता है, अगर मुझे डेटा मिलता है तो रिजॉल्व मिल जाए, रिजॉल्व चल जाए, और जो डेटा मिला वो किसके अंदर आ जाता है, फिट हो जाता है, इसके अंदर फिट हो जाता है कि जो मेरी एपीआई हिट हुई और मुझे मुझे डेटा आया, मीन मेरा क्या रिजॉल्व हो गया, और जो डेटा आता है वो किसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर जाके फिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे चल रहा होता है। प्रॉमिस अगर मेरा रिजॉल्व हुआ, एपीआई मेरी हिट हुई, एपीआई पहले चेक होगी क्या एपीआई हिट हुई, कंडीशन ट्रू हुई, डेटा आया, हाँ भाई डेटा आया, रिजॉल्व हो गया। जो डेटा आता है, एपीआई अपने साथ डेटा लेके आती है, वो किसमें आके फिट हो जाता है, इसमें फिट हो जाता है। और ये डेटा आगे देखते हैं कैसे चलेगा। अल्टीमेटली इसमें आके डेटा स्टोर होता है, जो एपीआई हिट होती है अपना बिहाइंड द सीन डेटा लेके आती है, वो किसमें आके मिलता है डेटा, इसमें मिलता है। ठीक है, ये हाँ मूवी, ये आपका जब मूवी जब देखने जाएंगे, वो मूवी देखने हैंडल पर मूवी देखे, डेटा तो आता ही है ना, डेटा को तो लेके आना ही पड़ता है ना। जो डेटा आएगा वो क्या होगा, प्रॉमिस रिजॉल्व, वो पेंडिंग से अभी वो रिजॉल्व, अभी कुछ वो अभी पेंडिंग स्टेट में रहता है, उसे हैंडल तो करो। हाँ बस वो इतना बता देता है, ये पेंडिंग कैसा है, फुलफिल होके पेंडिंग है, उसे हैंडल नहीं, पेंडिंग आगे देखना फुलफिल और रिजेक्ट भी लिखा होता है, पेंडिंग आगे देखना फुलफिल लिखा होता है। वो इतना बता देगा कि पेंडिंग सेट में, पर पेंडिंग भी कैसा फुलफिल हो चुका है। मीन्स क्या है, मैं कार्तिक के घर पहुंच गया हूं, पर अभी मूवी देखने नहीं गया, हैंडल नहीं किया, पर फुलफिल तो हो गया हो ना मेरा प्रॉमिस। बस इतना बता देता है कि आपका पेंडिंग, हाँ घर आ गया हूं, बट अभी भी डेटा ढंग से मैंने पूरा ढंग से हैंडल नहीं करा। ये अब इस चीज को समझो, ये चीज होगी, कोई दिक्कत इसको समझने में, इतने तक को। इसको अगर मैं अभी एक लिखूंगा, तो मैंने कैसे लिखा, यहां से मैंने इसे अब हटाता हूं। ये जो चीज होती है, हाँ जी, फॉल्स मैंने ऐसे हैंडल होता है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी मैम। हम्म,
हाँ जी, हमें मैं क्लास ले रहा था ना, क्लास के बाद ही देता हूँ मैं आपको, क्लास के बाद देता हूँ आपको। हम्म। हाँ जी मैम, पता है, दोनों ने एडमिशन इस बेस पे ली थी। हाँ, एक बार आपको बताता हूँ मैम, एक बार स्लॉट देके आपको, एक बार आपको लंच के बाद बताता हूँ मैम, लंच के बाद बताता हूँ 2:30 बजे। नहीं नहीं, कल स्टार्ट करेंगे मैम, कल स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ मैम, ठीक है मैम, ओके। हाँ ठीक है, ये देखो, अब एक फंक्शन होता है, इधर सुनो, सुन लो पहले, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, फंक्शन, ये देखो, अब इस चीज को देखो एक बारी, एक बार देखो, समझो, पहले समझ लो इसे, फिर नोट डाउन करना। इसको मैंने क्या करा, अगर तो मेरा कंडीशन ट्रू होती, मतलब रिजॉल्व होता है, ये क्या बोलता है, आपका कैसे चलता है रिजॉल्व, जैसे ही आपकी चीज रिजॉल्व होती है तो क्या फंक्शन चल जाए, एक देन चल जाए, हैंडल भी तो करना है ना रिजॉल्व करने के बाद। और अगर मेरा रिजेक्ट होता है तो क्या चले, कैच चले। मीन्स क्या है, जैसे ही ये क्या होता है आपका एक देन, और इसके आगे क्या होता है, इसके आगे मैं लिखता हूं, देखो ये क्या होता है, मैंने लिखा प्रॉम, फंक्शन को कॉल करा, मैंने लिखा ट्रू, इसके आगे क्या मैं लिखाऊंगा, डॉट देन। इस चीज को समझो, जैसे ये क्या बोलता है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स कंडीशन मेरा क्या प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, तो मेरा क्या रिजॉल्व फंक्शन चल जाए। जैसे ही रिजॉल्व फंक्शन चलता है, ये किसे चला देता है, इस देन फंक्शन को चला देता है। बात समझ आई, ये जैसे ही होता है ना, ये किसे चला देता है, देन फंक्शन को चला देता है। और जैसे ही मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, तो ये किस फंक्शन को चला देता है, ये कैच फंक्शन को चला देता है। ये इसका रूल है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे ही मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, तो क्या रिजॉल्व फंक्शन चलता है, और रिजॉल्व फंक्शन जैसे ही चलता है वो देन को चला देता है। और जैसे ही मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो वो किसे चला देता है, कैच को चला देता है। ठीक है, अब ये जो है चीज है देन के अंदर, ये देन के अंदर जो हैंडल करना होता है, देन अपने अंदर क्या लेता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, देन अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन। और कैच भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, वो अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक कॉल बैक फंक्शन। हाँ, लिख सकते थे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे ना, एरो लगा के कंफ्यूज हो जाएंगे वो तो इसके अंदर अच्छा तरीका तो अंदर लिखने का ही होता है। तो देखो क्या है, इधर चीज समझो, अब पूरा फ्लो समझो। मैंने बोला मैं प्रॉम ट्रू, पहले ये लाइन चली कि मेरा प्रॉम फंक्शन को कॉल करो और वैल्यू भेजो ट्रू। फ्लो ऊपर गया, कंडीशन के अंदर क्या आया, ट्रू आया। ये प्रॉमिस बना, क्या कंडीशन में ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो रिजॉल्व चल जाएगा। रिजॉल्व जैसे ही चलेगा वो किसे चला देगा, देन को। और देन के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल है, ऑन फुल। अब ये जो आपका, अब इसकी एक चीज समझो, जो ये जो वैल्यू थी ना, जो आई वैल्यू, ये जो जब चलता है ना देन के अंदर, और देन के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है, ये रिजल्ट के अंदर पता है क्या चीज स्टोर हो गई, जो ये वाली चीज थी,
जो प्रॉमिस रिजॉल्व अपने संग डेटा लेके आ रहा था ना, वो किसके अंदर स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर। और जब आपका रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट चलते ही क्या चला, कैच चला, कैच के अंदर ऑन रिजेक्ट था, तो ईआरआर के अंदर क्या आ गया, ये प्रॉमिस रिजेक्ट। तो अगर मैं देखूंगा मैसेज, अब मैं अगर आउटपुट देखूं एक बारी, प्रॉमिस रिजॉल्व, अब ये प्रॉमिस पूरे तरीके से हैंडल हुआ है, इसको बोल जाता है प्रॉमिस को पूरा। अगर यहीं पे मैं इसे भेज दूं, क्या नाम है, देखो अगर मैं इसे यहीं पे रिजेक्ट भेज दूं, अगर फॉल्स कर दूंगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देन तो चलेगा नहीं, देन नहीं चलेगा तो ऑन फुल भी नहीं चलेगा। अब आपका क्या चलेगा, कैच, कैच अगर आपका जो चलेगा रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट चलता है तो किसी कैच को करता है, कैच के पास अंदर गए, कैच के अंदर कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑन रिजेक्ट, ईआर के पास क्या आएगा, ये प्रॉमिस रिजेक्ट। तो आपको कंसोल में मैं ईआर प्रिंट करा रहा हूं, तो आपको क्या आउटपुट में दिखेगा, प्रॉमिस रिजेक्ट। बस अल्टीमेटली क्या चीज होती है, अब इसे थोड़ा, अब इस पूरे चीज को समझो, फ्लो को समझ आए, पूरे इस फ्लो को, अब इस चीज को समझो करना क्या है, समझो आप क्या यूज कर रहे होगे। अभी मैंने क्या यूज करा है, प्रॉम और ये कंडीशन। कल की क्लास में हम एक यूज करेंगे फेच, एक होगा वो फेच भी क्या रिटर्न कर रहा होगा, प्रॉमिस। जैसे आज आपका प्रॉम रिटर्न कर रहा था ना प्रॉमिस, ऐसे आपका एक फेच होगा, वो भी क्या रिटर्न कर रहा होगा, प्रॉमिस। इसके अंदर बस क्या करोगे, आप फेच के अंदर एक फॉल्स ट्रू फॉल्स के भेजोगे, एक यूआरएल, क्या भेजोगे, एक यूआरएल। यूआरएल किधर जाएगा, कंडीशन में, ठीक है। उसके बिहाइंड द सीन कुछ कोडिंग लिखी होगी, कंडीशन चेक होगी कि क्या यूएल सही है, क्या है, डेटाबेस ला रहा है। अगर तो डेटा लेके आ रहा है तो रिजॉल्व कॉल हो जाएगा, और जो अपने साथ यूएल ने डेटा दिया, वो डेटा मैं किधर डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा, ठीक है। जब मैं वो डेटा इधर डालूंगा, रिजॉल्व देन को कॉल करेगा, और मैं इसके अंदर एक ऑन फील्ड बनाऊंगा फंक्शन, तो इस रिजल्ट के अंदर वो डेटा आ जाएगा। तो मतलब एपीआई जो हिट हुई अपने साथ डेटा ले आई, इसको बोल दिया जाता है एपीआई हिट होने पे डेटा आ जाना। कल की डेट में बस यही काम करूंगा, इस और सिंपल तरीके से एपीआई हिट हो जाएगी। एपीआई हिट करना कोई लंबा चौड़ा काम थोड़ा है कि एपीआई हिट हो गई, एपीआई हिट हो गई, सिंपल इतनी तो एपीआई हिट होती है। याद करने का सेंटेंस कितना है ये प्रॉमिस का, जिसको अगर मुश्किल लग रहा है, एक फंक्शन बनाते हैं, प्रॉमिस एक नाम करके क्लास है, मुझे से न्यू देना नेसेसरी है, अपने अंदर वही कॉलबैक फंक्शन लेता है, कॉलबैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। आपकी कंडीशन चेक होगी, अगर रिजॉल्व चल जाए तो देन को कॉल कर लो, और अगर रिजेक्ट चल जाए तो कैच को कॉल कर लो। देन अपने में क्या एक हाइड फंक्शन है, कैच अपने में क्या एक हाइड फंक्शन है। देन अगर अपने में एक हाइड फंक्शन है तो अपने अंदर कॉलबैक फंक्शन लेगा, तो अंदर कॉलबैक फंक्शन मैंने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जो इसके अंदर वैल्यू आती है रिजल्ट के अंदर, वो किसकी आती है, जो रिजॉल्व के पास वैल्यू आई होती है ना, वो किसे पकड़ा देता है, इसे पकड़ा देता है। और जो रिजेक्ट चला होता है, रिजेक्ट किसे पकड़ा देता है, इसे पकड़ा देता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दिख जाता है। ये तो चलता है बिहाइंड द सीन, प्रॉमिस का वर्किंग कुछ ऐसी ही है, कुछ क्या है ही ऐसी। इसी तरीके से मेरा प्रॉमिस चलता है, ये मैंने खुद बनाया, खुद ही मैंने इसकी इंटरनल वर्किंग दिखाई। कल की क्लास में ये जो सारा काम होगा ना, ये आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप कि ये जो होगी वर्किंग जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी अंदर बनाई होगी। मुझे तो इधर क्या यूज करना पड़ेगा, बस इतना कोड लिखना पड़ेगा, एक चीज फेच लिखूंगा, उसे रिजेक्ट और देन लाके हैंडल करो। बस आपके लिए प्रॉमिस इतना होता है, कहने को प्रॉमिस पे इतना भी अगर मैं समझा देता, एक प्रॉमिस चलेगा रिटर्न करके, देन अपने द कॉल फंक्शन लेगा, इतना समझाने से आप रट्टू तोता बन जाओगे, बने बनाए फैच को यूज कर पाओगे, अपनी चीजों का प्रॉमिस बना ही नहीं पाओगे। जबकि क्या है, अपने प्रॉमिस खुद बनाने आने चाहिए, ठीक है। जब आप अपने प्रॉमिस खुद बनाने सीखोगे, तब आपको लगेगा कि अपने प्रॉमिस बनाने आते ही नहीं है। बने बनाओ को यूज करना एक अदर पार्ट है, पर अपने बना के यूज करना वो अनदर पार्ट है। और अपने प्रॉमिस बनाने हैं तो तुमको ये लाइन की कोड लिखना पड़ता है। कोई समझने में दिक्कत, इसे समझ में दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इस कोड को नोट डाउन कर लो स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कोड को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू, आगे का सेशन को वाइंड अप करूं फिर, मतलब कल की डेट में एपीआई हिट करूंगा इससे मैं। प्रॉमिस और प्रॉमिस सर ये सब भी है, रिटर्न नहीं हुआ, देखो।
हाँ, 1 मिनट 2 मिनट रुको बस, ऑफलाइन स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, ठीक कर लो, 2 मिनट रुको बस। देखो क्या इशू आ रहा है। इफ कंडीशन पे तुम्हें प्रॉमिस, ये इसलिए रिटर्न नहीं हो रहा, तुमने इसके अंदर कॉल नहीं करा ना बेटा, इसके अंदर लिखो भी तो सही, देन के अंदर देख रहे हो ना क्या है, अच्छा, हाँ हाँ ये तो लिखा ही नहीं। किस में, इसमें आ रहा है ना आउटपुट, प्रॉमिस रिजॉल्व आ गया, बस हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, बोलो कुछ बोल रहा था कोई, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। हम्म, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ बोलना है, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ कोई स्टूडेंट बोल रहा था मुझे ऑनलाइन में। बता तो दिया बस, नहीं ठीक तो बताया। नहीं बस ये नोट डाउन कर लिया आपने, बस ठीक है, ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सेशन को फिर मैं वाइंड अप करता हूँ, कल की क्लास में। ठीक है, ये लो कर लो, यहाँ से दिखाऊं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो तो थोड़ा पूरा आ जाए। Promise basically is used for asynchronous operations. If we want to make the JavaScript behave like a asynchronous, then we have to apply promise. We नहीं, सिंगल मल्टी थ्रेड का भी बनता ही नहीं है ये। फिर इसके टाइप बताओगे, प्रॉमिस की वर्किंग बताओगे, प्रॉमिस की क्लास होती है, हाँ वो सब बताओगे। पहले इसके फेजेस बताओगे, प्रॉमिस के 3 फेजेस होते हैं, वन इज रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। पेंडिंग स्टेट इज ए लोडिंग स्टेट, जितना डेटा नहीं आता तो आपका देखो लोड चल रहा होता है, पेंडिंग स्टेट इज ए लोडिंग स्टेट। लोडिंग स्टेट आजकल के टाइम पे हम बफरिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, हम शिमर इफेक्ट दिखाते हैं। फिर उसके टाइप से उसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग बताओगे थोड़ी सी, फिर इसके टाइप से बता दोगे ये कैसे बिहेव करता है। इसके अंदर हम न्यू प्रॉमिस के क्लास है, वो एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीजें बस बतानी है बस। ये इसके टाइप्स हैं प्रॉमिस के, ये इसके टाइप्स हैं। कि आप इसमें क्या कर रहे हो, एक टाइम पे एक एपीआई हिट कर पाते हो। सपोज करो अगर आपका यूजर इंटरफेस ऐसा होता, फर्स्ट टाइम पे आप अपनी एप्लीकेशन लोड कर रहे हो, एप्लीकेशन लोड होने पर ही 3 एपीआई हिट हो, तीनों एपीआई अपने संग डेटा लेके आए, उनके बेस पे मेरा यूआई बने। 3 एपीआई तो एक हिट कर ही नहीं पाओगे आप, इस पे तो आप एक ही एपीआई हिट कर रहे हो, और जो फंक्शन में आप 3 एपीआई एक साथ हिट कर पाते हो, और उसके बेस पे यूजर इंटरफेस बना पाते हो। फंक्शन से डेटा फैच करना एपीआई नहीं होता, आपका एक यूआरएल होता है, वो यूआरएल की कोडिंग लिखी होती है बिहाइंड द सीन, वो यूआरएल की कोडिंग लिखी होती है। फ्रंट एंड तो क्या करता है, बस कंज्यूम करता है, लिखने का काम कोडिंग किसने की होती है, बैकएंड ने, और उसके यूआरएल पे हमने कोडिंग लिखी होती है कि जब ये यूआरएल इन फ्यूचर में कोई हिट करेगा तो डेटाबेस से डेटा फैच करके लेके आना है। फ्रंट एंड कुछ नहीं जाता, फ्रंट एंड को बस इतना पता है मुझे एपीआई को कंज्यूम करना है, और वो उसे हिट करता है, जो उसकी वर्किंग नोड में लिखी होगी वैसे वो बिहेव कर देगी। बस सिंपल से इतना काम होती है एपीआई। एपीआई क्या होता है, फ्रंट एंड हमेशा एपीआई को कंज्यूम करता है, और बैक एंड हमेशा एपीआई को क्रिएट करता है। ठीक है, जो पाइथन पढ़ते हैं, पाइथन वाले बच्चे कभी एपीआई क्रिएट नहीं करते, वो जेंगो में क्रिएट करते हैं। और
नहीं तो तुम्हारी अपनी चॉइस है, अगर तुम्हें आगे मशीन लर्निंग में जाना है, नहीं नहीं ठीक है, पाइथन भी अच्छा, सैलरी दोनों में बराबर है, अगर तुम्हें जाना है तो पाइथन में भी जा सकती हो। और नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मन में जाके देख लो कितना स्कोप है फिर। हम्म फिर तो मन ही बेटर है। पाइथन में बस इतने होगी, इजी होगी मन पढ़नी, कि एक ही जावा से पढ़ोगे सारी लैंग्वेजेस हो जाएंगी। इसमें तुम पाइथन पढ़ोगे, फिर पाइथन के आगे जेंगो पढ़ोगे, जावा स्क्रिप्ट अलग पढ़ रहे हो, रिएक्ट अलग पढ़ रहे हो, इसमें एक ही जावा से पढ़ोगे सारे काम हो जाएंगे। नहीं तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है अभी।